तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, और हमने डिफरेंशिएशन जब हमने पढ़ा तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा कि स्लोप क्या होता है। हमने अब तक पिछले 4 लेक्चर्स हुए हैं शायद, और 4 लेक्चर में हमने ये सीख लिया है कि स्लोप क्या होता है। फॉरवर्ड पास का थोड़ा बहुत आइडिया लगना शुरू हो गया है। ठीक है, और मैंने कहा था कि इस लेक्चर से हम क्या करना शुरू करेंगे, कोड करना। ठीक है, सॉरी मैं अपनी पेंसिल और करना भूल गया। हाँ, तो मैंने कहा कि इस लेक्चर से हम कोड करना शुरू करेंगे। जोन जोन सी भी चीज़ें मैंने बताई थी, तब पिछले लेक्चर्स में जाके वो चीज़ें देख सकते हैं कैसे होता है ये आगे। हाँ। अबे। हाँ। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम अब कोड करना चाहते हैं। कोड इस पे तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो हम बेसिकली कोड करना चाहते हैं, तो उससे पहले मैं पाइथन में, आपको क्या पता होना चाहिए, क्लासेस पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक ऊप्स आना चाहिए आपको। ठीक है, बेसिक ऊप्स किसी भी लैंग्वेज का अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, तो काम हो जाएगा। अगर नहीं भी आता बाय चांस, तो अलोंग द वे मैं बताता जाऊंगा कि आखिर ये सब चीज़ें होती क्या हैं। कोड देख के भी बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लास अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास सिंपली क्या होता है, पाइथन में एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, मैंने कहा कि जैसे एक लैंग्वेज में इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, ठीक है, क्या होता है, बूलियन होता है, लिस्ट होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे भी हमारे एक इनबिल्ट क्लासेस हैं। ठीक है, इनके ऑब्जेक्ट हम जो है बनाते हैं। आपको मैं हमेशा सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। कल को एक यूज़ केस ऐसा आता है जिसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सम करने हैं, जैसे कि a प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स C1 है और ये C2 है, C प्लस आयोटा डी। अब मैं कहूँ कि C1 प्लस C2 जब मैं लिखूँ तो मेरे पास एक C3 बन जाए। वो C3 क्या हो, a प्लस सी आयोटा, a प्लस सी और आयोटा में b प्लस डी। कोड में मैं क्या चाहता हूँ, कोड में मैं ये चाहता हूँ कि प्लस क्या हो, C1 प्लस C2 लिखूँ मैं और ये आ जाए। ठीक है, मैं एज अ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्लासेस कहाँ पर काम आती हैं। तो क्लासेस होती हैं अपने कस्टम डेटा टाइप बना लो, उसके अंदर अपने फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करेंगे तो सम ऑपरेटर तो क्या करता है, बेसिकली सम ऑपरेटर तो हमारा इंटीजर्स को सम करने की मदद करता है, फ्लोट को सम करने के लिए मदद करता है। क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्या दे देगा, एरर दे देगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्लासेस बनाते हैं, उसके अंदर हम प्लस को डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे जो है वो करे। तो इसको हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, और उन सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, क्लासेस की डिटेल्स में। बट हाँ, यहाँ तक चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो हम अब माइक्रोग्रैड, तो आज से हम जो है इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे माइक्रोग्रैड का। और आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम फॉरवर्ड पास एक न्यूरल नेटवर्क का इम्प्लीमेंट बेस लेवल पर कर दें। बेस लेवल पर मतलब कि हम मल्टीप्लाई, एडिशन, ठीक है, ये जो दो सबसे बेसिक ऑपरेशन होते हैं, डब्ल्यू टाइम्स एक्स प्लस बी, ये जो है हम कर पाएँ ख़त्म इस चीज़ में। ठीक है, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे जिसमें मुझे लगता है कि मुझे 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे, 1 आवर के या शायद 40-45 मिनट्स के, समझाने में बैकवर्ड प्रोपोगेशन, क्योंकि दिस इज़ दी हार्ट। फॉरवर्ड पास तो न्यूरल नेटवर्क का सब लोग समझ जाते हैं, आप भी अब तक समझ गए होंगे कि क्या हो रहा होगा। बट जब लॉस आ जाता है, बैकवर्ड पास कैसे होता है, सबके ग्रेडियंट कैसे निकाल के कोड में कैसे लिखना है, और अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो हम देखेंगे। हम वो पेन पेपर पे एक बैकवर्ड पास खुद करके देखेंगे, तब वो चीज़ें समझ में आएंगी। वहां तक जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो हम इतना कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अब इसके बाद तो हमारे पर है। हम उसके बाद फिर एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे और हम इम्प्लीमेंट करेंगे बैकवर्ड प्रोपगेशन को। तो मेरे ख्याल से इसमें 5 से 7 लेक्चर लग जाएंगे यहाँ तक। तो 14 से 15 लेक्चर्स में मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एक, इसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके, और साइड बाय साइड हम पाईटॉर्च का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम जो है असली न्यूरल नेटवर्क्स पे मूव ऑन करना शुरू करेंगे, जहाँ पर हम हमेशा पाईटॉर्च का इस्तेमाल करेंगे। इस जो हम लाइब्रेरी लिख रहे हैं, इससे हम पढ़ के समझ चुके होंगे अब तक सब कुछ। अंडरस्टूड। तो अब कोड पर आ जाते हैं, आ जाओ। तो अब कोड पर जब हम आते हैं तो मैंने कहा कि मैं एक क्लास लिखूंगा वैल्यू नाम की। उस वैल्यू क्लास में क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर किसी को नहीं पता, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो एक डिफॉल्ट फंक्शन कॉल होता है। अगर कोई C++ से आ रहा है तो उसको पता होगा इस चीज़ का। तो हम वहाँ पर वैल्यू लिख देते थे डायरेक्टली और हम कॉल कर देते थे। तो यहाँ पर हम सेल्फ लिखते हैं, सेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट को बताता है। ठीक है, थोड़ी बहुत पाइथन पढ़ी होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। मैं बेसिक चीज़ें समझाता जाऊँगा, बट अलग से आप लोगों को मेरे ख्याल से कहीं पर 1 या 1.5 आवर का पाइथन का ऊप्स का लेक्चर देख के आना चाहिए, चीज़ें और बेटर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और फिर जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोड जो है लिखता हूँ पहले।
द डॉट डेटा। ठीक है। अब जब यहाँ तक इस चीज़ को समझ गए, तो ये क्लास क्या करती है बेसिकली, अब ये देखो, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके क्या होता है, इन अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो मेथड्स होते हैं इनको हम डंडर फंक्शंस बोलते हैं। डंडर फंक्शंस क्या होते हैं, जो क्लासेस के खुद के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, कुछ कुछ लिखे हुए, वो हमारे डंडर फंक्शंस कहलाते हैं। अब मैंने जब अब क्या करा है, पहले आप इनिट फंक्शन को देखो। जब मैं इनिट फंक्शन को ध्यान से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि जब भी एक वैल्यू नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वैल्यू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो उसके अंदर एक वेरिएबल होगा डेटा नाम का भी। क्या ये इंटीजर से सिमिलर है? हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो हम इंप्लीमेंट क्या करना चाहते हैं, सबको क्लियर है ना? हमें वही जो हमने पहले देखा था कि हमें ग्रेडियंट भी चाहिए, हमें लेबल भी चाहिए, ऑपरेशन भी चाहिए। पिछला लेक्चर का आखिरी पार्ट देखना, तो वहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू बनाता हूँ 2.0, ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट ए करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। अच्छा, अगर मुझे नहीं समझ में आया तो मैं डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक रैपर नाम का बनाता हूँ, और ये जो है मेरा रिटर्न करेगा वैल्यू में डेटा इक्वल टू सेल्फ डॉट डेटा, और ये बंद कर दिया उसने। अच्छा, मैंने यहाँ पर किया क्या? अब देखो, मल्टीपल तरीके के डंडर फंक्शंस होते हैं। इनिट क्या होता है, जब भी आप वैल्यू ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे और आपने यहाँ पर 2 पास करा, तो सेल्फ डॉट डेटा बन गया आपका इक्वल टू 2.0। सेल्फ क्या बताता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है इस क्लास का, तो जो यहाँ पर ए से रेफर हो रहा है वो यहाँ पर सेल्फ से रेफर हो रहा है इंटरनली चीज़ें परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपने किसी भी फंक्शन में डेटा का इस्तेमाल करना है और वो आर्ग्यूमेंट वगैरह में नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की मदद से कर सकते हो। अब फिर आपने कहा कि मैंने कहा कि जब ये रेपर वाला फंक्शन इनिट समझ गया, जब भी क्लास कॉल होती है तो हम यहाँ बनाते हैं। अब बाकी चीज़ें क्या हैं, सॉरी, अगर मैं रेपर को जो है कमेंट कर देता हूँ, एज्यूमिंग इसको भी कमेंट कर देता हूँ, अभी ऐड को इग्नोर करो, ऐड जब आएगा तो समझाएंगे। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट हो रहा है कि भाई ये जब तुम ए प्रिंट कर रहे हो तो क्या प्रिंट हो रहा है, एड्रेस प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया। करेक्ट। अब मुझे यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है इससे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो रैपर नाम का एक फंक्शन होता है जो कि एक डंडर फंक्शन है, पाइथन इनबिल्ट देता है। जब भी हम एक रैपर के अंदर जो भी चीज़ डिफाइन करेंगे, और जो भी हम चीज़ रैपर के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, और फिर हम अगर कभी ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, तो फिर वो जो है मुझे दिखेगा वहाँ पर। जो तो यहाँ पर क्या है कि मैं अपनी वर्बोसिटी के लिए, ठीक है, अपने दिखाने के लिए कि क्या है ये ए, जब मैं बनाता हूँ तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, वरना यहाँ पर एड्रेस आता है। रैपर सिंपल सा है कि हमें अपना कुछ कस्टम प्रिंट कराना है ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, वो हम चीज़ें दिखा सकते हैं। अब क्या होता है, क्या मैं ऐसे कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? हाँ, मैं कितने ही ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ यहाँ पर। क्या मैंने बी बनाया? हाँ, बी बनाया। क्या मैंने प्रिंट बी करा? करा। अच्छा, मैं कर सकता हूँ, प्रिंट बी कर दिया। मैंने आपको अभी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला केस बताया था। क्या मैं यहाँ पर अब ए प्लस बी कर सकता हूँ? अगर क्या मैं ए और बी को सम कर सकता हूँ? यहाँ पर मेरा सवाल ही है, सोचो 2 मिनट। अगर ये दोनों इंटीजर होते 2 और -3, तो हाँ डेफिनेटली मैं 2 प्लस -3 इज इक्वल टू -1 कर देता और मिल जाता। अब कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एग्जाम्पल जो है याद करने की कोशिश करो। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मैंने क्या कहा था, ए प्लस, ओके, मेरी एप्पल पेंसिल में जो है ए की बैटरी का बटन रह गया है। ओह, देखते हैं कब तक चलती है, वैसे आज काम नहीं है पेंसिल का। ए प्लस आयोटा बी, अगर ये मेरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी ना कभी 11th-12th में पढ़ा होगा और सोचा होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम कैसे करते हैं, तो वहाँ से चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाती हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ये क्या कर सकता है, जब मैं ये लिखता हूँ, व्हेन आई राइट दिस इन पाइथन कोड, क्या ये सम कर देगा? आंसर है नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लस क्या करता है, प्लस आपका इंटीजर को या फ्लोट को सम करता है, कॉम्प्लेक्स नाम की किसी कस्टम चीज़ को सम नहीं करता। इसको करने के लिए हमारे पास एक मेथड बनाया गया है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड, इनबिल्ट डंडर फंक्शन। ठीक है। अच्छा, अब अगर डाउट आ रहा है कि जो है ऐसा सही है कि नहीं, तो करके देखते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक क्लास है वैल्यू, उसके अंदर एक फंक्शन है इनिट और एक है रैपर। रैपर क्या करता है कि प्रिंट कर देता है, प्रिंट कर दिया बी। तो जब भी एज्यूमिंग कि तुम एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, तुम्हें क्लास के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम ए प्रिंट करोगे तो तुम्हें उस क्लास के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो एक वैल्यू क्लास है, उसका डेटा -3 एक में 2 है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो तुमने बनाया ए और बी। क्या मैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी जो है लिख सकता हूँ? हाँ कि ना? नहीं। अनसपोर्टेड ऑपरेंड वैल्यू और वैल्यू को मैं सम नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटीजर फ्लोट्स को सम करने के लिए होते हैं, कस्टम क्लासेस के लिए नहीं होते हैं। तो अगर मुझे कस्टम क्लासेस के लिए करना है तो मुझे ये वाला कोड जो है लिखना पड़ेगा। ये कोड क्या करता है, ये एक डंडर फंक्शन है, ऐड लेता है, कहता है कि पहला ऑब्जेक्ट दो, जैसे कि एज्यूम करो ए था यहाँ पर, ठीक है, और क्या करो, मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट दो
जैसे कि बी है यहाँ पर, और मैंने क्या कहा कि दोनों के डेटा को सम कर दो। मैंने कहा था ना कि सेल्फ से हमेशा जो एक्सेस करते हैं तो सेल्फ डॉट डेटा और अदर अदर जो दूसरा एक और वैल्यू ऑब्जेक्ट है जैसे कि बी है यहाँ पर, ठीक है, और अदर डॉट डेटा को सम कर दो, और ये क्या बन गया, वैल्यू क्लास में रैप कर दिया कि अच्छा ये मेरा एक नया वैल्यू ऑब्जेक्ट है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करके कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, रियल नंबर नहीं मिलता। सिमिलरली दो वैल्यू ऑब्जेक्ट को सम करके हमेशा आपको एक वैल्यू ऑब्जेक्ट मिलेगा। सम करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, हमेशा एक वैल्यू ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब आप पाई टॉर्च में जाते हो तो पाई टॉर्च में ऐसा टेंसर्स के साथ होता है, आप टेंसर्स दो से टेंसर को सम करते हो तो टेंसर ही मिलता है। टेंसर असलियत में तो लिस्ट को सम कर रहे हैं, बट हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रैपर बनाते हैं। क्यों, मैंने आपको बताया था, फिर दोहराता हूँ। हमें कल को इस ऑब्जेक्ट इस वैल्यू का, क्योंकि आपका वेट है, कल को न्यूरल नेटवर्क का वेट हो सकता है, इनपुट हो सकता है, बायस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको उसका ग्रेडियंट चाहिएगा। जब आप लॉस निकालोगे आपको क्या चाहिएगा, लेबल चाहिएगा कि ये कैसे बना है। ठीक है, अब ये जो नया वैल्यू ऑब्जेक्ट बना है किससे बना है, प्लस ऑपरेटर से बना है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि प्लस ऑपरेटर से बना हूँ मैं। पिछला एग्जाम्पल अगर याद हो, ए टाइम्स बी प्लस सी कुछ करते थे हम पहले, पिछली क्लास में। यहाँ छोड़ दो वेरिएबल्स को। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको मैंने ये करा 2 - 3 करा, फिर मैंने प्रिंट करा और ये सी आ गया। अब क्या एरर आया, नहीं आया, क्यों, उसने कहा कि प्रिंट सी करने पर एक नया वैल्यू ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि -1 है। असलियत में जब हम प्लस करते हैं तो हो क्या रहा होता है, असलियत में जब हम प्लस कर रहे हैं तो हो क्या रहा होता है, एक सेकेंड, सॉरी। मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा ना। हाँ, तो मैंने कहा कि जब हम असलियत में प्लस कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर, जब मैंने ये, आप तो कहोगे कि यार ये तो फंक्शन है, ठीक है, आपने यहाँ पर फिर प्लस क्यों लिख दिया, क्योंकि इंटरनली पाइथन ने प्लस को जो है मैच करा हुआ है अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर के साथ। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब आप ये करते हो तो एक्चुअली में ए डॉट अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर बी हो रहा है। मतलब ए ऑब्जेक्ट में आप डॉट ऐड को कॉल करते हो, मतलब आप कर सकते हो ना कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हो डॉट करके। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उसका फंक्शन था ऐड, उसके अंदर आर्गुमेंट बी पास करा, तो बोथ आर इक्विवेलेंट। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्विवेलेंट है, करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसमें डाउट, राइट। इसको डी कर देता हूँ, इसको डी कर देता हूँ। तो ये दोनों क्या सेम चीज़ें हैं, हाँ बिल्कुल सेम चीज़ें हैं दोनों। करके देख लेते हैं क्या सेम आ रहा है, -1 जब हमने ये करा और ये करा था पहले जब करा था, क्या ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। अब आप मल्टीप्लिकेशन का खुद सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस होती है कि रैपर को जो है उसके बाद रखते हैं, क्यों, क्योंकि मैं जैसे ही डिक्लेयर करता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि प्रिंट करूँगा तो क्या होगा। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, दो आर्ग्यूमेंट लेगा, सेल्फ और अदर, ठीक है। अब रिटर्न क्या करेगा, एक नया वैल्यू ऑब्जेक्ट, जो पहले का ऑब्जेक्ट का डेटा है मल्टीप्लाई कर दो दूसरे के ऑब्जेक्ट के डेटा के साथ। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी। तो क्या यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो मैं प्लस ही रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लस रखा और प्रिंट कर दिया डी को। इसको मैं यहाँ लाता हूँ, ये मैं नोट्स के लिए कर रहा हूँ कि आपको पता रहे चीज़ें कि हम आखिरी में करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मैं हर एक लेक्चर की अलग से एक स्नैपशॉट लूँगा। मैं इस वाली क्लास को सेम रखूँगा, इस वाली क्लास को बढ़ाता जाऊँगा, बट मैं स्नैपशॉट अलग अलग रखूँगा ताकि आपको ये समझ में आए कि हमने कहाँ तक कवर करा है उस लेक्चर में। और मैं गिटहब पे अपलोड कर ही रहा हूँ सारे नोट्स, मैं गिटहब पे डाल रहा हूँ, और जो रिटर्न में नोट्स हैं वो भी डाल रहा हूँ, और जो कोड है मेरा उसको भी मैं गिटहब पे डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, डी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी, क्या मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो अगर मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पर डी को तो क्या आएगा, क्लास वैल्यू बनाई, ये बनाया, ए प्रिंट करा, बी प्रिंट करा, डी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी है तो -6 आ गया। तो मतलब 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ रहा है, जो कि एक नया वैल्यू ऑब्जेक्ट है। अच्छा, बिल्कुल सही। कैसे हुआ ये हुआ इस चीज़ से कि हमने एक मल्टीपल नाम का डंडा फंक्शन बनाया, उसमें दो आर्ग्यूमेंट है सेल्फ और अदर, और आपस में हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। क्या मैं अब अगर यहाँ पर डी इज इक्वल टू ए डॉट अंडरस्कोर मल अंडरस्कोर बी लिखता, क्या यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही होती, ऑब्वियसली यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही होती हमारी। क्या सेम आउटपुट आया, बिल्कुल सेम आउटपुट आया। तो ए मल्टीप्लाई बी का क्या मतलब होगा कि ए मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कॉल कर दिया हमने बी को। अच्छा, आप सोचेंगे सेल्फ क्यों है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, आप कोई भी फंक्शन बनाओ तो पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा आपका जो करंट ऑब्जेक्ट है वो देते हो, दूसरा आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पर क्या कि ये तो सेल्फ होगा ही होगा हमेशा, डॉट करके दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होगा बी। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड सी चीज़ थी। मुझे लगता है अगर आपने थोड़ा बहुत भी ऊप्स पढ़ा होगा तो इस चीज़ के बारे में तो कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो डेटा हमारे पास आ गया -6 यहाँ पर। ओके, अब
हमने सम सीख लिया, हमने मल्टीप्लाई सीख लिया, बट क्या मैं ये जानता हूँ कि ये जो है कहाँ से बन के आया है? ठीक है। अब अच्छा चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं सम और मल्टीप्लिकेशन को। अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास डी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी प्लस में सी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 10.0, ए और बी प्रिंट करा, साथ में सी भी प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट सी, ठीक है। तो मेरा सी भी प्रिंट हो गया। सी की वैल्यू ए 2 है, बी -3 है और सी मेरा 10 है, ठीक है। तो ए टाइम्स बी प्लस सी मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देता हूँ अगर मैं डी, तो क्या ये 4 दे रहा है। अच्छा 4 कैसे हुआ, 2 इंटू -3 इज -6, -6 प्लस 10 इज 4। अच्छा तो अगर यहाँ पर 4 आ रहा है, आपने ऐसे करा, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मल अंडरस्कोर अंडरस्कोर बी दे दिया। अब ये एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। एक ये नया वैल्यू ऑब्जेक्ट बन गया है, ए मल्टीप्लाई बी इज योर न्यू वैल्यू ऑब्जेक्ट। फिर उसके अंदर हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी कर दिया, तो क्या यहाँ पर भी मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है। ये समझने के बाद अब मुझे पता नहीं कि बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सड़क पर बाहर शोर है, और ये यहाँ पर 4 आ गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनिट समझ गए, रैपर समझ गए क्या होता है, ऐड समझ गए क्या होता है, मल्टीप्लाई समझ गए क्या होता है। दो ऑब्जेक्ट को सम करेंगे तो नया ऑब्जेक्ट चाहिए, दो ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नया वैल्यू ऑब्जेक्ट चाहिए, करेक्ट, ठीक है। अब जब हमें इतनी चीज़ जो है समझ में आ गई, तो हम क्या करना चाहेंगे, मैं माइक को थोड़ा अपने मुंह के पास ला रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस है। अब ए आ गया मेरे पास 2, बी आ गया -3, सी आ गया 10, यहाँ तक हम चीज़ें समझ गए हैं। अच्छा अब मुझे एक बार समझाने की कोशिश करो, जब मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी करता हूँ, जब मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी करता हूँ और मेरे पास एक नया नंबर जो है बनकर आता है, ए टाइम्स बी जब मैं करता हूँ, और आपने यहाँ पर देखा ही होगा कि आप जब प्रिंट डी करते हो तो यहाँ पर -6 आता है, ठीक है। तो डी इज़ योर न्यू वैल्यू ऑब्जेक्ट। अब मुझे अगर ये जानना है कि मेरा डी किससे बनकर आया है, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर बस वैल्यू ऑब्जेक्ट बनता है, डेटा में -6 आ जाता है। मुझे ये जानना है कि ये जो है किस किस से बन के आया है। तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, तो ये ए और बी से बना है, और ए और बी का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ बाइनरी ट्री जैसा करूँ, ठीक है। बाइनरी ट्री कह दो या अनडायरेक्टेड ग्राफ कह दो, डैग, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पढ़ा है तो आपने डैग के बारे में पढ़ा होगा, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, तो यहाँ पर वो चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर यूज़ होगी, एक सेकेंड, हाँ। नहीं भी पढ़ा तो मैं समझा ही दूंगा ऑब्वियसली, बट पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। डी एस ए डेफिनेटली यूज़ होगा, हर जगह यूज़ होगा, स्पेशली डेटा साइंस में डी एस ए भर भर के यूज़ होता है। और साथ में हमारा मैथ्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और अच्छे खासे कोडिंग के स्किल भी यूज़ होते हैं। उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वेट और पेशेंस चाहिए होता है, बहुत टाइम लगता है ट्रेन होने में चीज़ें, रन होने में चीज़ें। बाकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, तो इट्स अ हार्ड फील्ड टू गेट इनटू, ठीक है। तो जब इतनी चीज़ें हमें जो है समझ में आ गई, डी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी, प्रिंट डी करा तो -6 आ गया, बट मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये डी जो है कहाँ से आया है, ठीक है। कल को मैं अगर, तो मैं यहाँ पर ये चाहूँगा, अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये डी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी है, तो मैं एक्चुअली में चाहूँगा क्या, मैं एक्चुअली में चाहूँगा कि डेटा मेरा -6.0 हो। ये जो इसके प्रीवियस वाले हैं, चिल्ड्रन कह दो, प्रीवियस वाले कह दो, वो जो है मेरे क्या हो, ये जो पिछले वाले आए हैं मतलब ए कॉमा बी हो, और जो मेरा कौन से ऑपरेशन से बना है वो हो मेरा स्टार, ठीक है। मैं ऐसा कुछ कुछ चाहूँगा कि प्रिंट हो, करेक्ट। मैं ऐसा कुछ कुछ चाहूँगा कि मेरा ये प्रिंट हो, मतलब प्रिंट नहीं, मतलब प्रिंट तो नहीं कराएंगे ऑब्वियसली, वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ें बैड प्रैक्टिस है प्रिंट कराना, क्योंकि ये एक इंटरनल प्राइवेट वेरिएबल है, प्रिंट तो नहीं कराएंगे। मैं चाहूँगा कि ये एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, ये इंटरनली एग्जिस्ट करते हैं। तो पर मैं कन्फ्यूजन नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन जब हम कर रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि कभी हम इंटरनल चीज़ें दिखाएं यूज़र को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो अच्छा अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा जब तुम ए मल्टीप्लाई बाय बी करते हो ना, तो मुझे पता चले कि ए और बी आता है और मल्टीप्लाई आता है यहाँ पर। अच्छा तो तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर ये करने की बजाय मैं यहाँ पर ए टाइम्स बी करता प्लस सी करता, तब तुम क्या प्रिंट कराते, तब मैं ये प्रिंट कराता कि इसके चिल्ड्रन जो है वो ए टाइम्स बी है और ये जो है सी है। तो क्योंकि ए टाइम्स बी कुछ होगा अपने आप में, तो यहाँ पर ये एक वैल्यू ऑब्जेक्ट आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे कि अगर तुम सोचो कि यहाँ पर -6 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 3 -6 होता है, और सी क्या होता है मेरा 10। तो मैं कहूँगा कि ये इसके समेशन से आया, ऑपरेशन क्या है, सम, ठीक है। ये मेरा डी वैल्यू, ठीक है, 2 इंटू -3 6 -6 और ये 10, करेक्ट।
तो जब यहाँ तक चीज़ें जो हैं समझ में आ गई हैं, तो मैं कोड में चलता हूँ कि यार इसको कैसे करेंगे। अब फिर दोबारा अगर किसी ने यहाँ पर बाइनरी ट्री या नोड्स के एजिस के बारे में पढ़ा है तो ये चीज़ें बहुत ही आसान होंगी। पहला अंडरस्कोर क्यों लगाया? प्राइवेट के लिए, कि मैं इसको बाहर नहीं शो करना चाहता। ठीक है, तो ये क्या है? सेल्फ डॉट प्रीवियस इक्वल टू सेट ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, ये एनी को इग्नोर करो, ये सजेशन है सिर्फ, मैंने एनी नहीं लिखा है, ये टाइपिंग में दे देता है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कि जब भी तुम वैल्यू ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो तो उसमें साथ में तुम्हें एक टपल देना होगा। पाइथन में अगर टपल पढ़े हो, हम आर्गुमेंट में आमतौर पर टपल देना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि टपल जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता जब एक बारी ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो जाए तो उसके चिल्ड्रन की वैल्यूज़ में कोई ऐड करे, अपेंड करे या रिमूव करे, वो एज इट इज़ रहने चाहिए। ये मेरा डिज़ाइन का हिस्सा है। और मैं ये चाहूँगा साथ में कि मैं ये चाहूँगा कि लोकल वेरिएबल में यहाँ पर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर चिल्ड्रन भी कर सकता था, बट अब जब ओरिजिनल लाइब्रेरी में प्रीवियस वर्ड का यूज़ करा तो हम भी प्रीवियस कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर सेट बना दिया अंडरस्कोर चिल्ड्रन को। अब हम इसको टपल भी रख सकते थे, ठीक है। सेट ना भी बनाते तो हमारे पास डुप्लीकेट आ जाते, कि अगर 1 और 1 से बन रहा है तो मैं 1 और 1 से ही रखूँगा उस चीज़ को, ठीक है। ओके, तो 1 और 1 ही, अगर 1 और 1 आता है तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा 1 से आ रहा है ये पीछे, और यहाँ पर एक ही है, तो 1 और 1 दो बार ही होंगे, हमेशा दो इनपुट होंगे, तभी थर्ड एक्सप्रेशन बनेगा। मल्टीप्लाई ऐड में तो एटलीस्ट ऐसा ही होगा। अगर हमारा 10H वगैरह तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, एक इनपुट से भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी के लिए इसको सेट बना के रख दिया। आप टपल से भी करके देखना, टपल से भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर इसको सेट बना दिया कि डुप्लीकेट आ दो, और यहाँ पर जो है मस्त तरीके से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो है प्रीवियस कहाँ से आ रहा है। तो अब आप क्या कह रहे थे कि यहाँ पर ए और बी को जब मैं सम करता हूँ सेल्फ और अदर, तो आपने जो है वैल्यू क्लास का पहला पहला जो है आर्ग्यूमेंट, आपने एक नया वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाया, तो वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाते हुए आप क्या डालते हो? डेटा डालते हो। क्या यहाँ पर भी डेटा ही डाला गया है? हाँ। तो वैल्यू ऑब्जेक्ट में सेल्फ डॉट डेटा प्लस अदर डॉट डेटा इज योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकंड आर्ग्यूमेंट अब आपका क्या होगा? जब भी आप बना रहे हो तो आप ये कहोगे कि ठीक है, ये मेरे पिछले दो आर्ग्यूमेंट से आ रहा है। मतलब कहने का क्या है कि जब मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ, अगर ज्यूम करो कि मैं अगर ए प्लस बी कर रहा हूँ, तो ए प्लस बी करके जो नया ऑब्जेक्ट आया, नया वैल्यू ऑब्जेक्ट आया, तो मैंने ये कहा कि अच्छा मैं ये स्टोर कर लेता हूँ कि तुम कहाँ से आए थे। जो ए प्लस बी आ रहा है, जो यहाँ पर अगर 2 और -3 है, 2 और -3, यहाँ पर -1 आएगा, और साथ में क्या आएगा? 2, -3, मतलब वैल्यू ऑब्जेक्ट आएंगे, मतलब इनका ग्रेडियंट भी आएगा, लेबल भी आएगा, ये भी आएंगे, चिल्ड्रन भी आएंगे। अगर 2 और -3 के कोई चिल्ड्रन है तो वो आगे वो वैल्यू ऑब्जेक्ट में होंगे ऑब्वियसली, तो वो अंदर रिकर्सिव कॉल में हमें पता चल जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब इस चीज़ को जो है मैं एक बार चला के दिखाता हूँ। आई डोंट नो कि ये चल क्यों नहीं रहा है। ये क्या हुआ? इन्फानाइट लूप में क्यों फंस रहा है? कमांड शिफ्ट पी, रीलोड विंडो। ठीक है, सही चल रहा है। ABC को आपने प्रिंट करा था। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ कि जब मैं यहाँ पर एज्यूम करो कि D इज इक्वल टू A प्लस बी कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर अब प्रिंट करता हूँ D को, तो आपको -1 मिला, ठीक है। अब मैं जो है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, बट मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँ कि D में इस ये किससे बना है, तो वो कह रहा है कि मैं जो है डी डॉट अंडरस्कोर प्रीवियस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है? प्रिंट करना चाहता हूँ प्रीवियस को, तो ये मेरा एक सेट है चिल्ड्रन का, उसको मैं प्रिंट करता हूँ, सेट है मेरा, ठीक है, करली ब्रेसेस लगे हैं, और उसको प्रिंट करना है, और ये दोनों वैल्यू ऑब्जेक्ट हैं। कैसे दिखाना है वैल्यू ऑब्जेक्ट को? वो रैपर में लिखा है, तो -3 और 2 से बनाऊँ। बट क्या मुझे ये पता है कि यार ये किससे आया है -1? ये प्लस से आया है। तो अगर कल को न्यूरल नेटवर्क में मेरे पास डायरेक्टली ये लिखा होगा कि एज्यूम करो कि W टाइम्स एक्स प्लस बी, राइट, W टाइम्स एक्स प्लस बी, तो WX और B, ठीक है, ये कहाँ से, ये जो वैल्यू बन के आएगी नंबर, ये सम से आई है, एडिशन से आई, मल्टीप्लाई से आई है, कहाँ से आई है? तो मैं साथ में ऑपरेटर जानना चाहूँगा कि जब मेरा डी ऑब्जेक्ट जो है -1 दे रहा है, इसके मुझे चिल्ड्रन पता है, चिल्ड्रन कह दो, पेरेंट कह दो, दोनों में से कुछ भी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हो, प्रीवियस कह दो, प्रीवियस सबसे बेटर है, प्रीवियस से सबसे बेटर है। तो ये पहले क्या थे? 2 3 और -3 और 2 दोनों का सम होके -1 बने हैं। इन्फॉर्मेशन मिसिंग है यहाँ पर कि सम से बने हैं, तो मैं यहाँ पर जो है एक नया आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, जिसको मैं ये बोलूँगा, और सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ऑपरेशन इक्वल टू अंडरस्कोर ऑपरेशन। अगर आप भी कर्सर यूज़ कर रहे हो तो ऑटो कंप्लीट मत करना सीखते हुए,
अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कोड याद नहीं रहेगा, लिखोगे कोड तभी याद होएगा, मसल मेमोरी में तभी बैठेगा। तुम अगर देख रहे हो कि कोई टॉप का रिसर्चर ऑटो कंप्लीट यूज़ कर रहा है, तो वो चीज़ पिछले 20-25 सालों से लिखता आ रहा है, तो अब वो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो चुका है, तो उसको ज़रूरत नहीं है वो सब चीज़ें लिखने की दोबारा से। करेक्ट। अगर तुम किसी फील्ड में नए हो, चाहे फ्रंट एंड चाहे बैक एंड, डू नॉट यूज़ ऑटो कंप्लीट जब तक तुम खुद कोड जो है अच्छे से लिख के समझने ना लग जाओ। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा लगेगा, बट यू विल बी गुड एट योर फील्ड, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग बेटर कोड। हाँ, कुछ फन के लिए बनाना है, कुछ वाइब कोड करना है, तो डेफिनेटली जितना एआई का इस्तेमाल कर सकते हो कर सकते हो। या फिर तुम्हें मतलब नहीं है, जैसे अब हम आगे देखेंगे कि इसका विजुअलाइजेशन कैसे करूँ मैं, कि ए प्लस बी क्या हो रहा है क्या हो रहा है, विजुअलाइजेशन कैसे करूँ, तो उसके लिए हम उसका कोड समझने की ज़रूरत हमें नहीं होगी, आगे बताऊंगा। अच्छा, मुझे ये समझ में आया कि अच्छा यार, तुमने ए प्लस बी तो करा, बट तुमने 2 और -3 को स्टोर करा लिया, बट ये बना किससे है, वो मुझे स्टोर करा दो किसी उसमें, स्ट्रिंग में। तो मैंने कहा कि जब वैल्यू ऑब्जेक्ट बनेगा सम वाला, तो यहाँ पर ए और बी आया, पहला आर्ग्यूमेंट 2 था, ठीक है, मतलब नंबर था जो सम होके बनेगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या हो गया कि भाई जब भी सम करने के बाद डी बना रहे हो, डी इक्वल टू ए प्लस बी, तो उसके चिल्ड्रन या फिर प्रीवियस को स्टोर कर दो कि मैं 2 और -3 से बनाऊं, और साथ में मैं कौन से ऑपरेशन से बनाऊं, ऑपरेटर से बनाऊं। अब अगर मैं जो है यहाँ पर जाता हूँ और मैं डी अंडर स्कोर प्रीवियस तो करी, इधर डी डॉट अंडर स्कोर ऑपरेशन करता हूँ, तो क्या इसने ये बोला कि मेरे पास मैं 2 और -3 से बनाऊँ और ऑपरेटर जो है मेरा प्लस से बनाऊँ मैं? कोई डाउट यहाँ तक? मेरे ख्याल से बहुत ही एक आसान सी सरल सी चीज़ थी जो मैंने अब तक समझाने की कोशिश करी। क्या मैं सेम चीज़ मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ कि मैं सेल्फ और अदर से बनाऊँ? ए टाइम्स बी मैं कर रहा हूँ, 2 × -3 कर रहा हूँ, तो -6 बनता है। पहला आर्ग्यूमेंट 2 × -3, तो -6, वैल्यू ऑब्जेक्ट का पहला आर्ग्यूमेंट एक नंबर होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। फिर उसके वो प्रीवियस कह दो, चिल्ड्रन कहना सही नहीं है, प्रीवियस किससे बनाऊँ, ठीक है, मैं वो लिखूंगा सेल्फ और अदर, और फिर जो है मैं उसके बाद मल्टीप्लाई सिंबल का इस्तेमाल करूंगा कि मैं मल्टीप्लाई से बनाऊं। अब अगर तुम देखना चाहते हो तो ये देखो ए टाइम्स बी, ठीक है, इसको कमेंट कर दो, इसको कमेंट कर दो, ये मैं डिलीट कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए रख रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी देखना है किसी भी पॉइंट पर जाके, तो ये नोटबुक खोलो साइड बाय साइड। अगर तुम्हारे पास 2-3 स्क्रीन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपनी स्क्रीन पे खोलो और स्विच कर करके देखते रहो कि इस पॉइंट पे क्या बताया था, कहाँ पर था, मैं चला के देख लेता हूँ। अच्छा, अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × -3 is -6, सो इफ आई प्रिंट डी, वी गॉट दिस, इफ आई प्रिंट डी डॉट अंडरस्कोर प्रीवियस और प्रिंट डी डॉट अंडरस्कोर ऑपरेशन को मैं प्रिंट करता हूँ, तो क्या आ रहा है, मैं -3 और 2 से बनाऊँ, डी कह रहा है कि मैं -3 और 2 से बनाऊँ और मैं मल्टीप्लाई से बनाऊँ, तो 2 × -3 is -6। यहाँ तक कोई भी डाउट तो हमें समझ लेना चाहिए, कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, तो कल को तुम डीप लर्निंग इंटरव्यू में जाते हो, तो सबसे पहला सवाल मेरे ख्याल से ये होना चाहिए हमेशा कि तुम कितनी अच्छी तरीके से फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास को समझते हो। रिसर्च लेवल पे नहीं, इंजीनियरिंग लेवल पर जाते हो, क्योंकि जब तुम एज अ एआई इंजीनियर जाते हो, तो मुझे लगता है कि रिसर्च लेवल पे तो नहीं पूछेंगे इतना, बट जितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो इंडस्ट्री में चल रही हैं वो सारी होनी चाहिए। रिसर्च वालों को पेपर पढ़ना आना चाहिए, हमें भी आना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा पेपर पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो हाँ, मतलब छोड़ो ये सब बात की बातें हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है मैं एक कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझो, एक आखिरी एग्जांपल समझो, डी इज इक्वल टू, जो हम एक्चुअली में करना चाहते हैं वो तो कर लो, कि डब्ल्यू एक्स प्लस बी करते थे, तो यहाँ ए बी प्लस सी कर रहा हूँ। ओरिजिनल न्यूरल नेटवर्क में वेट होता है, इनपुट लेता है, मल्टीप्लाई होता है, सम होता है बायस से, और हमें मिलता है, याद है ना वो चीज़? यार भूले तो नहीं वो चीज़? एक सेकेंड, मेरे आईपैड का पासवर्ड नहीं जानने दूंगा किसी को मैं, कुछ लोग मेरा अच्छा एक सेकेंड, मेरे पास न्यूरल, पेंसिल ऑन करो, मेरे पास न्यूरल नेटवर्क होता है, मैं कुछ इनपुट लेता हूँ, मैं हर लेक्चर में ये चीज़ बता रहा हूँ, हर लेक्चर में, ताकि दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन होता है जिसको मैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बोलता हूँ, ठीक है, फुली कनेक्टेड लेयर, और फिर जो है मेरे पास आउटपुट आता है। अब यहाँ पर जो हिडन लेयर है मेरी, ये एन नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हो सकती हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी हो सकती हैं, यहाँ पर अभी 2 लेयर हैं। तो क्या होता है कि अगर इस नोड के लिए, सॉरी इस नोड, ये नोड इनपुट है, ठीक है, इनपुट है, सॉरी 1 लेयर है यहाँ पर, ठीक है, और ये मेरी आउटपुट है, तो इनपुट एक से हिडन लेयर और एक है। तो अगर तुम यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर, तो ये है
तुम यहाँ पर अगर देखते हो तो ये मेरी हिडन लेयर है, और ये जो मेरी हिडन लेयर है यहाँ पर क्या होगा कि वेट होगा, ये इनपुट आएगा x और प्लस b। तो देख रहे हो कि तुम हमेशा डब्ल्यू एक्स प्लस बी करोगे यहाँ पर। तो उसी चीज़ को हम अब तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और हमने लगभग कुछ हद तक कर भी दिया है। हमने एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बना दिया जो सम कर सकता है, अपने चाइल्ड स्टोर कर सकता है, प्रीवियस वाले स्टोर कर सकता है, और ये अच्छा। अब ये चीज़ देखो, अगर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, वैसे तो प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई का ज़्यादा होता है। अच्छा, अब मैं अगर कहूँ कि प्रिंट डी, तो आपके हिसाब से 4 आएगा डेफिनेटली। क्यों आएगा 4? 2 इंटू -3 इज -6, -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4। इसके प्रीवियस क्या होंगे, एज्यूम करो, सोचो 2 मिनट। क्या होंगे? -6 और 10। क्यों होंगे -6 और 10? ए टाइम्स बी जब मैंने करा था तो ये एक नया वैल्यू ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ये एक नया वैल्यू ऑब्जेक्ट बन गया तो 2 इंटू -3 इज -6 आ गया, और मैं प्रिंट करता हूँ डी डॉट अंडरस्कोर ऑपरेशन, और आया किससे है? प्लस से आया। तो ये एक सिंगल एंटिटी है ए टाइम्स बी, और ये एक सिंगल एंटिटी है, तो इन दोनों का प्लस हुआ है। तो उसको नहीं पता कि यहाँ पर इंटरनली मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं डी को। डी के पास सिर्फ -6 और 10 है, और वो प्लस से आया, उसको इसी चीज़ से जो है मतलब भी है। तुम अगर यहाँ पर इस चीज़ को देखोगे, अगर मैं कुछ यहाँ पर एक बनाऊँ ई इज इक्वल टू ए टाइम्स बी, ठीक है, और फिर जो है मैं यहाँ पर ई प्लस सी करता हूँ, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू 10 कैसे हो गई? 10 हो गई और -6 हो गई, राइट? ओके, सही है। अब ये सेट है, तो आगे पीछे अनऑर्डर्ड सेट होता है पाइथन में, ऑर्डर्ड सेट नहीं होता पाइथन में। ये चीज़ सबको मेरे ख्याल से पता होगी पाइथन के सेट में। अब जब मैं प्रिंट करता हूँ इस चीज़ को, तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ ई को, तो ई मेरा -6 है, ई इज़ माई -6 ए टाइम्स बी, और साथ में प्रिंट ई डॉट अंडरस्कोर प्रीवियस करता हूँ तो मेरा -3 और 2 आता है, और मैं अगर प्रिंट में ई डॉट अंडरस्कोर ऑपरेशन करता हूँ तो मल्टीप्लाई आता है। तो ये तो चीज़ें बहुत आसान सी हो गई, ये समझ गए ना कि -6 -3 2 और 2। तो ई को पता है कि मैं मल्टीप्लिकेशन से आया हूँ -3 और 2 का, जो कि ए और बी था। डी को ये पता है कि मैं 10 और -6 से आया हूँ, जो कि मेरा प्लस करके आया हूँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। दिस इज़ योर अल्टीमेट अ सिंगल न्यूरॉन फॉरवर्ड पास। अब इसको विजुअलाइज कैसे करें यार? ये कुछ विजुअलाइजेशन के लिए होना चाहिए, तो इन्होंने ही कोड में जो है हमें पहले से दे रखा है, एंड आई थिंक इट्स द जीनियस ऑफ करपाती, और ये बहुत ही एक बेहतरीन सी चीज़ है। सॉरी, आपको क्या करना है? आपको दो चीज़ें करना है, मतलब आप देख लेना ये कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप मैकबुक में नहीं हो, आपको ब्रू इंस्टॉल करना है शायद पहले। ब्रू से डाउनलोड करेगा ग्राफिक्स को, तो एक ग्राफिक्स हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये जो हमने अभी तक ऊपर का एक्सप्रेशन बनाया है, इस एक्सप्रेशन को हम विजुअलाइज करना चाहते हैं। कैसे विजुअलाइज करना चाहते हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं तो मैं, बट यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे पास मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, ये दोनों मल्टीप्लाई से बनकर आए हैं। रुको यार, मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, ये मल्टीप्लाई से बन के आए हैं, और क्या दिया है मुझे? दोबारा लिखता हूँ, सॉरी, ए है बी है, मल्टीप्लाई से बन के आए हैं, मुझे क्या दिया? ए टाइम्स बी दिया, ठीक है। अब साथ में जो है मेरे पास यहाँ पर सी आया है, ठीक है, प्लस कर दिया, प्लस करा तो मेरे पास यहाँ पर आया ए टाइम्स बी और प्लस में सी। दिस इज द फाइनल कॉल। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखाना चाहता हूँ कि चीज़ें समझ में आएँ कि दिखते कैसे हैं, ये ग्राफ बन के आए। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है ग्राफिक्स, ठीक है, और ये बहुत ही कमाल की लाइब्रेरी है जिससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। अब देखो, न्यूरल नेटवर्क एक्सीलरेटर में जब तुम ट्रेन करोगे प्रोडक्शन के लिए, ये सब कुछ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े एक्सप्रेशन ए टाइम्स बी प्लस सी के लिए, इतने एक न्यूरॉन की इतनी सी चीज़ के लिए इतना दिखाना है, तो ट्रिलियन ऑफ न्यूरॉन्स, ट्रिलियन पैरामीटर्स होंगे। तो क्या तुम ये चीज़ सेंस बनाएगी? ट्रिलियन या मिलियन में भी होंगे या हज़ार में भी होंगे, तब भी कोई चीज़ सेंस नहीं बनाएगी। लेक्चर के आगे बढ़ते बढ़ते तुम खुद ही देखोगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बन के आ जा रहा है सिर्फ 4-5 ऑपरेशन होने के बाद। तो जब भी तुम इंस्टॉल करो तो उसके बाद एक बार रीलोड विंडो करना एक गुड प्रैक्टिस होता है, ताकि इन्वायरमेंट में चीज़ें अपडेट हो जाएं, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला कोड जो कॉपी पेस्ट हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली इग्नोर मार दो। समझोगे तो अपना टाइम ख़राब करोगे, मेन टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग, इसलिए समझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो इसलिए समझा था क्योंकि मैं इतनी बार ये चीज़ देख चुका हूँ, ठीक है। वैसे मैं सिंपली बताता हूँ तो क्या होता है, अगर किसी ने ग्राफ पढ़े हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में, तो यहाँ पर सिंपली जो है ट्रैवर्सल हो रहा है। क्या हो रहा है कि मेरे पास नोड और एजेस हैं, अगर मेरे पास नोड जो है वो पहले से नहीं है, ठीक है, अगर नोड जो है पहले से नहीं है तो नोड में डाल दो, ठीक है, और उसके एजेस में डाल दो साथ के साथ, और रिकर्सिवली कॉल कर दो, और ये हमारा स्टैंडर्ड जो है डीएफएस होता है ग्राफ का। उसके बाद तुमने ये ड्रॉ डॉट मेन है, तुम एसवीजी फॉर्मेट में इमेज चाहते हो, लेफ्ट टू राइट ग्राफ को देखना चाहते हो, और टॉप बॉटम भी है टीबी,
ठीक है, एजर्ट करो, एजर्ट अगर तुमने पढ़ा हो कि अगर रैंक डायरेक्टरी में ये या ये है तभी आगे बढ़ो, वरना एरर रेज कर दो। नोड और एजेस आएंगे, कॉल करेंगे, एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, उस ग्राफ के अंदर मैंने वही दो फॉर्मेट और चीज़ें दी, फिर मैं सारे नोड्स पर ट्रैवर्स करा, हर बारी नोड बनाया, ठीक है, नोड बनाया और एज बनाया, साथ में डेटा और ग्रेडियंट को प्रिंट करते गए। ठीक है, डेटा ग्रेडियंट को प्रिंट करा साथ के साथ, साथ के साथ डेटा ग्रेडियंट को प्रिंट करो, और जैसे ही हमें कोई ऑपरेटर मिलता है तो वहाँ पर हम आगे जो है उसके कनेक्ट कर देते हैं उसको, ये सेम चीज़ को आगे नीचे रिपीट करा गया है। छोड़ दो इस कोड को, जो भी है, इसका फंक्शन देखो यार, बड़ा तगड़ा है। मैं भी खुश हो गया था जिस दिन मैंने ये देखा था। मैंने कौन सा एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करी थी आखिरी बार, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने ये बनाने की कोशिश करी थी, डी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी, डी इज इक्वल टू ई प्लस सी। मुझे अगर इसको विजुअलाइज करना है तो मैं कैसे करूँगा, ड्रॉ डॉट डी, वैल्यू हैज़ नो एट्रीब्यूट ग्रैड। ओके, तो इसमें ग्रैड दे रखा है तो वी डोंट वांट ग्रैड करंटली, बाद में आएगा तो आएगा। क्या देखने में दिखाई दिया अभी? अब इस विजुअलाइजेशन को ना ध्यान से देखना, ये बहुत ही सेक्सी सी विजुअलाइजेशन है। कोई भी ये सारी चीज़ें, ये आपका न्यूरल नेट नहीं है, ये आपका एक न्यूरॉन का ऑपरेशन हो रहा है कि हमारे पास W होगा और X होगा, W होगा X होगा, W होगा इनपुट नेगेटिव शायद नहीं हो सकता, वेट शायद एक बारी को हम मान भी सकते हैं कि कर दो यार, ठीक है, इनपुट हम नेगेटिव नहीं चाहते आमतौर पे। 2 और -3 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद W टाइम्स X जो एक नया ऑब्जेक्ट मेरे पास बन के आएगा, उसमें जो है मैं C को जोड़ूंगा तो C जुड़ेगा और मेरे पास वैल्यू आएगी। न्यूरॉन के रिस्पेक्ट में अभी चीज़ें छोड़ दो, बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मेरे पास एक वैल्यू ऑब्जेक्ट था, वो वैल्यू ऑब्जेक्ट क्या करता है, -3 और 2 था, ए और बी थे, ए टाइम्स बी आया, प्लस जुड़ा सी से। ठीक है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि डेटा जो 4 वाला है वो प्लस ऑपरेटर से आया है 10 और -6 के साथ, तो तुमने पहले से जानते हो, -6 आया मल्टीप्लाई में -3 और 2 के साथ। ये आपका एक तरीके का फॉरवर्ड पास ही है। मेरी स्क्रीन देखो, इनपुट है, मेरे पास इनपुट है, एक न्यूरॉन है और आउटपुट आया मेरे पास। ठीक है, अब इस न्यूरॉन के अंदर क्या हो रहा होगा, W टाइम्स X प्लस बी। तो क्या ये एक तरीके का फॉरवर्ड पास ही नहीं है? एक्चुअली प्रैक्टिकली में तो नहीं होगा इतना छोटा, प्रैक्टिकली में तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, और वही जो मैं हमेशा बनाता हूँ फिर आता है, तो पर हर में तो WX प्लस बी हो रहा है ना, हर न्यूरॉन में WX प्लस बी होता है, और फिर वो एज अ न्यू इनपुट बन के अगली लेयर में, अगले वेट्स में जाता है और फिर जो है आउटपुट प्रेडिक्ट करता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, एक्स लिया, मेरे पास एक वेट था और एक बायस था, तो W टाइम्स X प्लस बी हो गया और मेरे पास आउटपुट जो है बन के आ गया है। क्या मैंने इसको, एक न्यूरॉन की चीज़ को मैंने कैसे दिखाया है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करा, एक नया बना, यहाँ था, मैंने सम करा और फिर फाइनली आ गया। सॉरी यार, मैं आईपैड की स्क्रीन दिखाना भूल गया। एक इनपुट आता है फिर एक आउटपुट आता है हमारे पास। ठीक है, तो क्या यहाँ पर भी W टाइम्स X प्लस बी नहीं हो रहा? यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, तो ये एक तरीके का फॉरवर्ड पास ही हो रहा है, बट किस में हो रहा है, एक न्यूरॉन में हो रहा है, वन न्यूरॉन में ये चीज़ हो रही है, W टाइम्स X प्लस बी। एक तो भाई मैं बड़ा दुखी हूँ अपने दोस्तों से, रात के 12 बजे कॉल करते हैं, W टाइम्स X प्लस, साला फोकस बिगाड़ दिया, तो बाद में देखूंगा, W टाइम्स X प्लस बी, फ़ोन स्विच ऑफ करूंगा अगली बार से। समझ गए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो रही है, उसको मैंने बड़ा सा दिखाया है। ठीक है, ये एक तरीके का फॉरवर्ड पास ही हो रहा है। तो फॉरवर्ड पास एक्चुअली क्या होता है कि कुछ मैथमेटिकल सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, उसी को हम फॉरवर्ड पास कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल उसमें, तो अगर तुम इस डायग्राम को भी विजुअलाइज करोगे, इस डायग्राम को अगर तुम विजुअलाइज करोगे यहाँ पर, तो ये तो यहाँ पर ये एरे ऑफ नंबर होगा। ठीक है, अब हर एक का ऐसे होगा। ठीक है, तो 4 वेट होंगे यहाँ पर, तो W में X मल्टीप्लाई होकर प्लस B मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ और एडिशन हुआ, यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई। अब ये अगले वाले के लिए इनपुट बन जाएंगे ये सारे।
ठीक है। फिर जितनी लेयर्स हैं उन सब में हमेशा मल्टीप्लाई सम होगा विद सम नॉन लीनियरिटी, जिसमें हम जो है रेल्यू आ जाएगा, फिर सॉफ्ट मैक्स आ जाएगा, ठीक है, और टैन एच आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं एक न्यूरॉन के अंदर। डब्ल्यू एक्स प्लस भी पहले होता है, ऐसे ही बता रहा हूँ थोड़ा सा, और रेल्यू, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, बाद में डिस्कस करेंगे, सो कन्फ्यूजन ना हो। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं? ठीक है। क्या हमें एक छोटा सा चीज़ें यहाँ तक समझ आई हैं या नहीं आई हैं, ये है अपना सवाल। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया? ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर को तो यहाँ तक ना चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक एंड हो गया। ठीक है। बट हम इसमें अभी कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, और बड़े एक्सप्रेशंस के लिए देखने की कोशिश करेंगे कि और बड़े एक्सप्रेशंस में क्या होता है, ताकि चीज़ें जो हमें समझ में आए। और जब हम वो चीज़ समझ जाएंगे एक बड़े एक्सप्रेशन के लिए, फिर हम बैकवर्ड पास को शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें हमें ग्रेडियंट्स का कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल से हम अच्छी स्पीड पे बढ़ रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ें समझाने में, करने में, बट एक बारी चीज़ें अगर समझ में आ गई तो हम थोड़ा फास्ट मूव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर और भी ऑपरेशंस हो सकते हैं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, क्या यहाँ पर ए टू द पावर भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या यहाँ पर, ठीक है, रेल्यू हो सकता है? रेल्यू की बात बाद में करेंगे। रेल्यू का ग्राफ होता है बहुत सिंपल सा, वो उसके बाद में करेंगे। नॉन लीनियरिटी की टैन एच वगैरह भी हो सकता है। डिवीजन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। हम सबको एक एक करके इम्प्लीमेंट, आज गलत मार लिया, एक एक करके हम सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम करने पे आएंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान सी होंगी तब हमारे पास, एक बारी अगर हम बैकवर्ड पास को समझ गए अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम न्यूरॉन को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे, एमएलपी इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आखिरी में एक न्यूरल नेट को ट्रेन करेंगे इस लाइब्रेरी की मदद से, पाईटॉर्च की मदद से भी करेंगे। उसके बाद हम एक नया प्रोजेक्ट उठाएंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है वो मेरे ख्याल से, जिसमें हम ट्रांजिशन चाहेंगे। एक सेकंड में तो मैं बताता हूँ कि उसके बाद हम कौन सा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे आने वाले लेक्चर में। बहुत ही मेरे ख्याल से एक अच्छी असाइनमेंट होगी। हम्म, बाइनरी क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, हम पूरा स्क्रैच से अपनी लाइब्रेरी की मदद से और किसकी मदद से, पाईटॉर्च की मदद से, और फिर देखेंगे कि कैसा रहता है हमारा सिस्टम पूरा। बट कमाल की रेपोजिटरी है जिन्होंने भी लिखी है। तो ठीक है, तब तक के लिए यहीं पर लेक्चर 5 को ख़त्म करते हैं। आगे हम फॉरवर्ड पास समझेंगे, फिर बैकवर्ड पास, क्लास को ख़त्म करेंगे, क्लास वैल्यू को ख़त्म करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।